हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्योर केमिस्ट्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ठोस अवस्था का जो आपके बिहार बोर्ड के परीक्षा में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इस लेसन से, उन सभी क्वेश्चन को आज हम आपके साथ यहाँ डील करने वाले हैं। और मेरा जहाँ तक ये अंदाज़ा है कि अगर आप इसको पढ़ लेते हो, ओके, अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। इससे बाहर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना रिलैक्स रहोगे। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन, लगभग 40 क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं, इन 40 क्वेश्चन को आप उठाओ और इसको आप सॉल्व करो, इसको आप याद कर लो, रट जाओ, चाहे जो करो लेकिन आप इसको याद कर लो। ठीक है, इन 40 क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स को हम नहीं लिए, हो सकता है न्यूमेरिकल एक आध दो ऐड कर दे, लेकिन हम यहाँ पर न्यूमेरिकल को नहीं लिए हैं। जितना भी थ्योरी पार्ट है, पूरे थ्योरी पार्ट को हम यहाँ पर ले लिए हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं, एक एक करके सभी क्वेश्चन को डील करते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एक ठोस होता है। एक ठोस कैसा होता है? अगर प्रायः बात करें, मूल रूप से बात करें, तो ठोस की प्रवृत्ति क्या है? तो ठोस कठोर होते हैं। ये गुण में हम लोग पढ़े हैं कि ठोस जो होता है वो कैसा होता है? तो कठोर होता है। क्लियर है? फिर सेकंड क्वेश्चन है, ठोस का घनत्व होता है। ठोस का घनत्व होता है तो ये कैसा होगा? तो ठोस का घनत्व हम लोग जानते हैं ऊंच होता है। ठोस का घनत्व ऊंच होता है क्योंकि ये कम, इनका आयतन जो होता है कम होता है और द्रव्यमान जो होता है वो ज़्यादा होता है। ओके ना, इनका आयतन कम होता है और द्रव्यमान ज़्यादा होता है। तो इस वजह से कह सकते हो कि आप क्या है, इसका ठोस का जो घनत्व है वो आपका उच्च होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस का ऊष्मीय ऊर्जा होता है। ठोस में ऊष्मीय ऊर्जा क्या होगा? निम्न होगा, उच्च होगा, शून्य होगा, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसके ऊर्जा की बात करते हो तो निम्न होता है। ऐसा नहीं है कि जीरो होगा, निम्न होगा। ओके, यानी बहुत ही कम होगा। क्लियर? फिर एक क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टलीय ठोस कैसा होता है? तो इसकी बात करें, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर बता दें कि ऊष्मीय ऊर्जा हम लोगों का क्या है, उसको समझा देते हैं। देखो, ऊष्मीय ऊर्जा किसी पदार्थ का वह ऊर्जा होता है जिसकी वजह से पदार्थ में उपस्थित जो कण होते हैं उन कणों में गति होती है। उसी ऊर्जा को हम लोग ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ठोस है, ठोस में जो कण होते हैं उनमें गति नहीं होती है, इस वजह से इनका जो ऊष्मीय ऊर्जा होगा वो क्या होगा? निम्न होगा। क्लियर है? फिर आगे हम लोग बात करें कि एक क्रिस्टलीय ठोस होता है, समदैशिक होगा, विषमदैशिक होगा, या दोनों ए और बी और डी, नन ऑफ दीज। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर हम आपको समझाएं कि चलो एक यहाँ हम संरचना लेते हैं। इस तरीके से। अब देखो, इसको दो तरफ से काटते हैं। एक बार ऐसे काटो तो देखो तो कैसा शेप बनेगा। एक तरफ इस तरह का आकार बना और दूसरी तरफ ऐसा। एक तरफ से काटे तो ऐसा आकार बना, और एक बार दूसरी बार इस तरफ से काटो तो काटोगे, देखो तो दो त्रिभुज बन गए। दो अलग अलग तरफ से हम लोग जब काटे तो क्या होगा? दो अलग अलग तरह का आकार मिला ना हम लोगों को, है?
तो अलग अलग दिशाओं में क्या होता है कि ये इनके जो गुण होते हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं। गुण जो होंगे उनका मान जो होगा वो अलग अलग दिखाई देता है अलग अलग दिशाओं में। इसी वजह से क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो विषमदैशिक होता है। ओके, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग मान को प्रदर्शित करता है, इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो विषमदैशिक कहते हैं। एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है, तो एक अक्रिस्टलीय ठोस कैसा होगा, तो वो समदैशिक होता है। क्लियर, ये आपका समदैशिक होता है। आगे है क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति होती है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस जो होता है उसके सभी अवयवी कण निश्चित क्रम में एक निश्चित पैटर्न में जुड़े हुए होते हैं, एक निश्चित सजावट होता है अवयवी कणों का। तो इस वजह से क्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामिति होगी वो क्या होगी, नियमित होगी। फिर कांच होता है, किस तरह का ठोस होता है, तो कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है और इसको हम लोग अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। ओके, इसको अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है क्योंकि कांच जो है वो मूल रूप से क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा ठंडा करके, शीतित करके, फ्रीज करके क्या किया जाता है कि उसको ठोस में परिवर्तित किया जाता है। इसी वजह से उसको हम लोग अतिशीतित द्रव भी कहते हैं और ये एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। अब आगे बात करें हम लोग तो है क्वार्ट्ज होता है। तो क्वार्ट्ज किस प्रकार का ठोस होता है, ओके, क्वार्ट्ज किस प्रकार का ठोस होता है, तो यह है क्रिस्टलीय ठोस होता है। फिर अगला है अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो अक्रिस्टलीय ठोस आपका क्या कहलाता है, वो सत्य ठोस कहलाता है। असत्य ठोस किसको कहते हैं हम लोग, तो सॉरी, यहाँ बात की जा रही है अक्रिस्टलीय ठोस की। तो जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको हम लोग असत्य ठोस कहते हैं और सत्य ठोस हम लोग किसको कहते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ओके, फिर आगे कि दीर्घपरासी है, इनमें से कौन दीर्घपरासी है ये बात बताना है। तो अगर दीर्घपरासी की बात की जा रही है तो कांच है, NaCl, रबड़ और नन ऑफ दीज है। ओके, तो आंसर अपना कौन सा होगा, तो कांच तो कैसा है, कांच एक अक्रिस्टलीय है तो वो तो क्या होगा, लघु परासी होगा। रबर भी आपका क्या है, एक अक्रिस्टलीय है तो ये भी आपका लघु परासी होगा। जबकि रबड़ जो है, सॉरी, NaCl जो है आपका एक क्रिस्टलीय ठोस है, इस वजह से कैसा होगा, दीर्घ परासी होगा। तो NaCl क्या हो गया यहाँ पर, दीर्घ परासी हो गया। ओके, तो ये हो गया हम लोग का 10 क्वेश्चन। अब आगे बात करें, अगले 10 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है कि ध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण है। ध्रुवीय आणविक ठोस का, तो ध्रुवीय आणविक ठोस में हम लोग जानते हैं कि जो यौगिक जिनमें ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध उपस्थित होते हैं उसको हम लोग ध्रुवीय आणविक ठोस के अंतर्गत रखते हैं। तो ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध किसमें उपस्थित होगा, तो F2Cl2। ओके, अगर यहाँ पे हम लोग F2 की बात करें तो F2 एक अध्रुवीय अणु होगा, Cl2 भी अध्रुवीय होगा क्योंकि F विद्युत ऋणात्मकता का अंतर नहीं ना होगा। उसी प्रकार से क्लोरीन क्लोरीन दोनों तरफ क्लोरीन ही है तो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर नहीं होगा। फिर उसके बाद है HCl, तो H और Cl, तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक विद्युत धनात्मक, क्लोरीन विद्युत ऋणात्मक, तो दोनों के बीच में यहाँ पर सिग्मा माइनस और यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा प्लस। तो इस प्रकार के आवेश इस पर आएंगे, सिग्मा माइनस और सिग्मा प्लस। तो इसकी वजह से क्या है कि ये एक ध्रुवीय यौगिक बन जा रहा है और यहाँ पर ये जो आबंध होता है सहसंयोजक आबंध होता है। तो ये ध्रुवीय सहसंयोजक यहाँ पर क्या कहा जाएगा, आपका ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध HCl के बीच में है, इस वजह से कहा जाए कि ध्रुवीय आणविक ठोस है। ठीक है, ये ध्रुवीय आणविक ठोस है, यानी यहाँ जो HCl हो गया वो अपना आंसर हो गया। फिर NaCl की अगर बात करते हो तो NaCl में Na क्या है, बहुत ज़्यादा विद्युत धनात्मक और क्लोरीन क्या है, बहुत ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक। तो ये दोनों Cl माइनस और Na प्लस के रूप में जब जुड़ते हैं तब जाके NaCl का निर्माण होता है, यानी आयनों के जुड़ने से यहाँ पर क्या होता है, NaCl का निर्माण होता है। तो आप कह सकते हो कि NaCl जो हो गया वो आपका कैसा है, तो एक आयनिक यौगिक, आयनिक ठोस है।
ठीक है, उसको हम लोग ध्रुवीय आणविक ठोस में नहीं रखेंगे, वो एक आयनिक ठोस होगा। क्लियर होगी बात। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन बल कार्य करता है। ओके, लंदन बल किस में काम करेगा? तो लंदन बल आणविक ठोस में कार्य करता है। आयनिक ठोस में कौन सा बल कार्य कर रहा होगा? तो आयनिक ठोस में आपका जिसको विद्युत बल कहते हो या फिर जिसको हम लोग कूलॉम बल कहते हैं, वो बल काम करता है। धातुई ठोस, तो धातुई ठोस में क्या होता है? धातुई आबंध होता है। और सहसंयोजक ठोस में क्या होता है? सहसंयोजक आबंध होता है। क्लियर है? चलिए फिर अगला है सहसंयोजक ठोस का उदाहरण। इसमें सहसंयोजक ठोस का उदाहरण कौन है? तो HCl तो आणविक ठोस हो गया, NaCl आयनिक ठोस हो गया, SiC सिलिकॉन कार्बाइड, ये क्या हो गया आपका? एक सहसंयोजक ठोस का उदाहरण। HBr भी आपका क्या हो गया? आणविक ठोस का उदाहरण। फिर आगे हम लोग यहाँ बात करें तो आयनिक ठोस में कार्य करता है कौन सा बल कार्य करता है? लंदन बल? बिल्कुल नहीं। लंदन बल किस में काम करता है? तो लंदन बल आपका कार्य करता है आणविक ठोस में। फिर धातुई बल, तो धातुई बल तो यहाँ धातुई बल जो है वो धातुई ठोस में काम करता है। कूलॉम्बिक बल की बात करते हो तो ये किस में होगा? आयनिक में काम करेगा। और हाइड्रोजन आबंध जो होगा वो किस में काम करेगा? ठीक है, तो हाइड्रोजन आबंध किस में काम कर रहा होगा? तो ये आपका आणविक ठोस में। तो कूलॉम्बिक बल यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, आयनिक ठोस में कौन सा बल कार्य कर रहा होगा? तो आयनिक ठोस, सॉरी, कूलॉम्बिक बल किस में काम कर रहा होगा? तो आयनिक ठोस में। अगला प्रश्न है कि वह ठोस जो ठोस अवस्था में कुचालक होता है परंतु जलीय अवस्था या द्रव अवस्था में सुचालक। ओके, वह ठोस जो कि ठोस अवस्था में क्या होगा? कुचालक, लेकिन द्रव अवस्था या जलीय अवस्था में क्या हो जाता है? ये सुचालक हो जाता है। तो बताइए कि किस प्रकार का ठोस है? तो ऑप्शन है आणविक, सहसंयोजक, धातु या आयनिक। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखो, जो ठोस की बात की जा रही है वो है यहाँ पर आंसर आयनिक ठोस। अब आयनिक ठोस ऐसा क्यों करता है तो उसके बारे में आपको हम बता देते हैं कि आयनिक ठोस मान लो NaCl है, तो जब ये ठोस अवस्था में होता है ना, तो ठोस अवस्था में होने के कारण, क्लियर, ठोस अवस्था में होने के कारण इसके जो आयन हैं एक दूसरे से इतने मजबूती से बंधे होते हैं, आयन एक दूसरे से इतने मजबूती से बंधे होते हैं कि यहाँ पर आयनों का भ्रमण, आयनों का गमन एक जगह से दूसरी जगह संभव नहीं हो पाता है। और जब आयनों का गमन नहीं होगा तो इस कारण से यहाँ पर क्या होगा कि किसी भी प्रकार का चालकता संभव नहीं है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चालकता दो ही प्रकार से संभव है, जब इलेक्ट्रॉनों का एक जगह से दूसरी जगह गमन हो या फिर आयनों का एक जगह से दूसरी जगह गमन हो। दो ही प्रकार से संभव है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तो बात छोड़ दीजिए क्योंकि ये आयनिक है, तो यहाँ पर आयन की ही बात की जाएगी। और यहाँ पर आयन जो है वो एक दूसरे के साथ प्रबलता के साथ बंधे हुए जब ठोस अवस्था में, तो इस वजह से आयन का जरा सा भी यहाँ पर गति नहीं होगा, भ्रमण नहीं होगा। इस वजह से कोई भी तरह का चालकता यहाँ पर नहीं पाया जाएगा। लेकिन जैसे ही आप NaCl को जलीय अवस्था में डालते हैं तो जलीय अवस्था में डालने पर क्या हो जाएगा? NaCl को आप जल में डालते हो तो ये अपने आयन में टूट जाता है, Na+ और Cl- में। और टूट जाने की वजह से जो सोडियम होगा और क्लोरीन होगा ये क्या होने लगेंगे? आज़ाद हो जाएंगे और ये इस वजह से गति करना शुरू करेंगे। और यहाँ पर आयनों की गति होने के कारण क्या हो जाएगा कि यहाँ चालकता संभव हो पाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आंसर हम लोग का कौन सा हो गया? आयनिक ठोस। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे कठोर कौन है? तो आंसर अपना हीरा। फिर है अवयविक कणों का त्रिविम में व्यवस्था क्या कहलाता है? तो क्रिस्टल जालक कहलाता है ना, क्रिस्टल जालक कहलाता है। क्रिस्टल जालक में उपस्थित प्रत्येक बिंदु को क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक में जो उपस्थित प्रत्येक बिंदु है उन बिंदुओं को क्या कहेंगे? तो क्रिस्टल कहेंगे? बिल्कुल नहीं। अवयविक कण हो सकता है, लेकिन उससे अच्छा कौन है? अपना जालक बिंदु। हर एक जालक बिंदु आपका क्या होता है? अवयविक कणों को दर्शाता है। तो यहाँ पर आंसर अपना क्या होगा? जालक बिंदु। फिर अगला है क्रिस्टल तंत्र कितने होते हैं? क्रिस्टल तंत्र कितने होते हैं इसकी बात कर ले हम लोग। तो क्रिस्टल तंत्र कितने हैं? 7। ओके, क्रिस्टल तंत्र कितने हैं? 7 हैं।
अब बीसीसी इकाई सेल में कितने परमाणु होते हैं? तो बीसीसी इकाई सेल में अगर बात करते हो तो इस तरह से होता है कि इसको हम थोड़ा आपको बना कर दिखा देते हैं। देखो अब यहाँ पर देखिए हम ड्रॉ करते हैं पहले। देखिए तो कोने पर तो होगा ही, कोने पर तो परमाणु होता है। तो कोने पर कुल 8 कोने हैं, तो हर एक कोने पर उपस्थित जो परमाणु होता है कितने भाग में बटा होता है? 8 भागों में बटा होता है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भागों में ये बटा होता है। तो टोटल कोने पे कितने परमाणु हैं? 8। 8 गुना 1/8 प्लस 1 यहाँ पर पिंड के केंद्र में, तो +1, मतलब कुल कितने परमाणु हो गए? 2। ओके, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो बीसीसी में कितने होंगे? तो 2 होंगे। ठीक है, बीसीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पिंड केंद्रित इकाई सेल बोलते हैं ना। चलो आगे है कि एफसीसी इकाई सेल में कितने परमाणु होते हैं? तो चलो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखो फलक केंद्रित एफसीसी को हम लोग बोलते हैं। 8 कोने पर हो गया, तो 1/8 गुने 8 प्लस बाकी कहाँ कहाँ? तो हर एक फलक के केंद्र पे। तो कुल कितने फलक हैं? 6। तो 6 फलक, और हर एक फलक पर उपस्थित जो परमाणु होता है वो कितने भागों में बटा रहता है? 2 भागों में। तो 1/2, ये 3 बार में कट गया, और ये यहाँ तो 1 है, तो 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया। कुल कितने परमाणु हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे फलक केंद्रित में। क्लियर है? अब चलो आगे की तरफ बढ़े हम लोग। आगे है कि ब्रैविस जालकों की संख्या कितनी है? तो 14 है ना। कि जो यूनिट जो इकाई सेल हैं, उन इकाई सेल में परमाणुओं का जिस तरीके से व्यवस्था किया गया है, और साथ साथ जो अक्षों के, यानी कि जो इकाई सेल के मापक होते हैं, उन मापकों के दोनों को मिला करके देखा गया है, तो कुल 14 प्रकार के जालक का निर्माण संभव है। और इसी 14 प्रकार के जालकों को हम लोग ब्रैविस जालक कहते हैं। क्लियर है? अगला है एक कोने पर उपस्थित परमाणु कितने भागों में बटा होता है? तो अभी जस्ट आपको हम बताएं कि 8 भागों में। क्लियर है? फिर आगे का क्वेश्चन है कि एक परमाणु के त्रिज्या एवं इकाई सेल का सिरा यानी एज का बीसीसी में संबंध कैसा होता है? तो बीसीसी में संबंध बात करते हो तो R = √3/4a। आप लोग इसको ज्ञात भी किए होंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, बीसीसी इकाई सेल का संकुलन क्षमता कितना होता है? तो इसका कितना होगा? 68%। फिर आगे बात करें हम लोग कि बीसीसी इकाई सेल में रिक्त स्थान कितना होगा? तो देखिए बीसीसी सेल में संकुलन क्षमता मतलब परमाणुओं के द्वारा घेरा जगह कितना है? 68%। तो खाली जगह कितना होगा? 100 में से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 32%। एचसीबी में रिक्त स्थान कितना होगा? तो एचसीबी का संकुलन क्षमता कितना होता है? 74%। तो 74 को 100 में से माइनस कर देंगे तो रिक्त स्थान निकल जाएगा, मतलब 26%। एचसीबी का समन्वय संख्या कितना होता है? तो एचसीबी का समन्वय संख्या 12। फिर यहाँ देखिए बीसीसी का समन्वय संख्या कितना होता है? तो होता है 6। क्लियर है? आगे परमाणु त्रिज्या एवं अष्टभुज या अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं इसको, के बीच संबंध
इसको आप अष्टक रिक्तियाँ भी कह सकते हैं, अष्टभुज रिक्तियाँ भी कहते हैं, इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं इंग्लिश में हम लोग। तो संबंध आर जो है वो आपका रिक्ति का है, और ये जो कैपिटल आर है ये परमाणु का त्रिज्या है, तो दोनों के बीच में संबंध क्या होगा, तो ये अष्टभुज के दौरान होता है, यानी अष्टभुजीय रिक्ति के दौरान। और चतुर्भुजीय यानी टेट्राहेड्रल वॉइड के दौरान जो होता है वो ये वाला संबंध होता है, आर बराबर 0.225 आर। क्लियर है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक परमाणु किसी क्रिस्टल के जालक के अंतराकाशीय स्थान पर आ जाता है, इससे उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं। तो अंतराकाशीय स्थान पर जब आएगा तो इससे उत्पन्न दोष को हम लोग अंतराकाशीय दोष कहते हैं। और यहीं पर है कि रिक्ति दोष। रिक्ति दोष क्या होता है, तो देखिए जब कोई परमाणु, ठीक है, जब कोई परमाणु अपने जालक बिंदु से हट जाता है, ओके, जब कोई परमाणु अपने जालक बिंदु से हट जाता है और हटकर या तो आपका क्या होगा कि क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है, और इससे उत्पन्न जो दोष होता है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अंतराकाशीय दोष कह रहे हैं। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 33, क्रिस्टल में परमाणुओं के पंक्ति के अनुपस्थिति से उत्पन्न दोष को, यानी कि पूरा एक पंक्ति ही समझो कि खत्म हो गया हो, ओके, मतलब एक परमाणु यहाँ पर गायब नहीं हो रहा, किसी एक जालक बिंदु से एक परमाणु नहीं गायब हो रहा, पूरा एक पंक्ति ही गायब हो जा रहा, तो इससे उत्पन्न दोष को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग रेखीय दोष कहते हैं। ठीक है। बिंदु दोष किसको कहेंगे, तो किसी एक जालक बिंदु से, एक या दो जालक बिंदु से परमाणु के मुक्त हो जाने की वजह से जो उत्पन्न दोष होता है उसको हम लोग बिंदु दोष कहते हैं। और बिंदु दोष में ही दो प्रकार का दोष होता है आपका, एक होता है स्टेइकियोमेट्री दोष, एक होता है नॉन स्टेइकियोमेट्री दोष, है ना, जिसमें हम लोग अलग अलग प्रकार के बारे में पढ़े हैं। फिर अगला है वह दोष जिसमें फ्रैंकल और शॉटकी दोष दोनों होता है, तो वो है आपका AGBR। AGBR में दोनों प्रकार का दोष यहाँ पर पाया जाता है। क्लियर है। अगला, किस दोष में घनत्व घट जाता है, तो है अपना शॉटकी दोष। संयोजी पट्टी एवं चालन पट्टी के बीच सबसे अधिक रिक्ति किसमें होता है, तो कुचालक में। ओके, तो कुचालक में संयोजी पट्टी और अर्धचालक, संयोजी पट्टी और चालन पट्टी के बीच में सबसे ज़्यादा अंतर होता है, और उस खाली स्थान को, उस रिक्ति को हम लोग वर्जित पट्टी भी कहते हैं, या फिर ऊर्जा अंतर पट्टी भी कहते हैं। और वहीं अगर चालक की बात करते हो तो चालक में इस प्रकार से होता है चालन पट्टी, और ये हो गया मान लो आपका संयोजी पट्टी, ये मान लेते हैं कि संयोजी पट्टी है यहाँ पर, और इस तरफ चालन पट्टी, तो चालन पट्टी में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन होंगे, और संयोजी पट्टी इससे बिल्कुल सटा हुआ रहता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये चालक में होता है, यानी दोनों एक दूसरे पर अति व्यापन करते रहते हैं। और वहीं अर्धचालक में जो बात करते हैं, तो अर्धचालक में ये आपका संयोजी पट्टी हो गया, और ये आपका चालन पट्टी हो गई। संयोजी पट्टी में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यानी अर्धचालक में क्या होता है कि थोड़ा सा वर्जित पट्टी उपलब्ध होता है, हल्का होता है, न ज़्यादा कह सकते हैं न कम कह सकते हैं। ठीक है, बीच बीच में कह सकते हो कि ये होता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है कि जब किसी वर्ग 14 के तत्व के क्रिस्टल में वर्ग 15 के तत्वों को अपमिश्रित करते हो, अपमिश्रण को हम लोग डोपिंग भी कहते हैं, करने से अर्धचालक का निर्माण होता है। किस प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है, तो यहाँ पर आप समझ लो कि मान लो वर्ग 14 का सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन कितने आबंध बनाता है, 4 आबंध, यानी सिलिकॉन का जो क्रिस्टल तैयार होगा उसमें सभी क्रिस्टल के जो परमाणु होंगे वो 4 आबंध बना रखे होंगे। लेकिन इसी में एक हम फास्फोरस यानी वर्ग 15 के तत्वों को डाल देंगे, तो उसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5,
तो चलो 4 के साथ ये भी क्या कर लेगा, उसमें आबंध बना लेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या रह जाएगा, मुक्त रह जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन के रह जाने की वजह से क्या होगा यहाँ पर कि अर्धचालक के बीच में जो है उसकी चालकता बढ़ जाती है। इसको बाह्य अर्धचालक भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका चालकता जो है बढ़ जाता है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से चालकता बढ़ रहा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन धनी अर्धचालक भी इसको कहते हैं, या फिर हम लोग इसको एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। क्लियर है। फिर अगला है, किसी प्रति चुंबकीय पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो। तो अगर किसी प्रति चुंबकीय पदार्थ की बात कर रहे हो तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो शून्य होती है। ओके, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो शून्य होती है, क्योंकि जब तक शून्य नहीं होगा, अगर शून्य होगा तो ही ये क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय मतलब समझ रहे हो ना, उस तरह का पदार्थ जिसको चुंबकीय क्षेत्र से क्या कर दिया जाता है कि मतलब विकर्षित कर दिया जाता है। ठीक है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 0 होती है। अगला क्वेश्चन है कि वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित किए जाते हैं, वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में जो आकर्षित किए जाते हैं वो है अपने अनुचुंबकीय, और अनुचुंबकीय में क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ठीक है। फिर अगला है लास्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है कि FCC इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं का कुल आयतन कितना होगा। तो FCC में कुल कितने परमाणु उपस्थित होते हैं, तो 4 उपस्थित होते हैं। तो 4 गुना परमाणु का कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4 चुका कितना हो जाएगा, 16/3 पाई आर क्यूब। मतलब आंसर कौन हो जाएगा अपना, डी हो जाएगा। अब इस प्रकार से हम आपके लिए 40 क्वेश्चन का कलेक्शन इस लेसन से तैयार किए, और इन 40 क्वेश्चन को ही अगर आप कर लेते हो तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जहाँ डाउट होगा उन डाउट को आप कमेंट में करो, उस पर हम वीडियो बना देंगे, उस पर छोटा सा एक क्लिप तैयार कर देंगे और आपके डाउट को क्लियर कर लेंगे। अगला जो हम लोग का वीडियो होगा इस सीरीज में, ओके, एक प्लेलिस्ट हम तैयार कर दे रहे हैं। उस प्लेलिस्ट में आपका जितना भी इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चन होगा उन सबको, चाहे वो सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, हर एक लेसन का हम केमिस्ट्री का तैयार करके डाल देंगे। और आपको जो है करना क्या है कि हर एक लेसन का जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया जाएगा उन सबको आप अच्छे तरीके से पढ़ो, अच्छे तरीके से याद कर लो, ये आपके लिए बेटर होगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो मेरा ये कहना है कि आप इसको तैयार करो। क्लियर है। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।